तो नेक्स्ट हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना 3.6 क्वेश्चन। Explain the circumstances in which the velocity and the acceleration of a car is parallel or anti-parallel, perpendicular to one another, where v is 0 but a is not 0 and a is 0 but v is not 0। इनमें मोस्टली केसेस एमसीक्यूज में पूछे जाते हैं। तो जरा ये क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 3.6 को हम स्टार्ट कर रहे हैं। Explain the circumstances in which velocity and the acceleration of a car, for example हम बना लेते हैं, यहाँ पर हमारे पास एक कार है, ये कार मूव कर रही है स्ट्रेट लाइन में। तो कह रहे हैं कि आपने ये बताना है कि v एंड एक्सेलरेशन a, मतलब इस कार की वेलोसिटी एंड इसका एक्सेलरेशन पैरेलल पे क्या सिचुएशन होगी। हाँ भाई, आपने पढ़ा था ये 0 से स्टार्ट करेगा, 1 2 3 4। अगर आपको याद हो तो हमने कहा अगर वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है तो उससे निकलने वाला जो एक्सेलरेशन होता है उसकी वैल्यू क्या होती है, पॉजिटिव। एंड इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, एंड इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, हमने ये बात की थी, प्रूव किया था बकायदा लास्ट पिछले एक दो सवालों में। तो अगर वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है तो सिमिलरली एक्सेलरेशन भी इसी डायरेक्शन में होगा, बिकॉज जो कार की वेलोसिटी है, कार की जो वेलोसिटी है वो क्या हो रही है, इंक्रीज। तो मीन टू से व्हाइल इंक्रीजिंग द वेलोसिटी ऑफ द कार, द एक्सेलरेशन वैल्यू विल बी क्या होती है, पॉजिटिव। और एक्सेलरेशन होता कहां है, इन द डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी। तो अब वेलोसिटी अगर इसी डायरेक्शन में है तो एक्सेलरेशन भी उसी डायरेक्शन में पैदा होता जाएगा। तो जहां पर v और a आपस में क्या हो जाएंगे जी, पैरेलल हो जाएंगे। ये पहला पॉइंट था। अब दूसरा पॉइंट इसका डिस्कस करते हैं। दूसरे में उसने कहा एंटी पैरेलल। अब एंटी पैरेलल क्या है, हमने कहा था कि अगर ये 5 तक गई है तो 5 तक जाने के बाद अगर वो कार वाले ने क्लच दबा दिया तो क्या होगा भाई, वो 5 से किस में आना शुरू हो जाएगी, 4, 4 से 3, 3 से 2, 2 से 1 एंड 1 से अगेन रेस्ट की हालत में आ गई, 0 की हालत में आ गई। तो अब यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं, वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है। जैसे ही उसने क्लच दबाया तो वेलोसिटी कम होना शुरू हो गई, और जब वेलोसिटी कम होने लग जाती है, हमने उसकी भी वैल्यू निकाली थी और उसकी वैल्यू हमारे पास किस में आई थी, नेगेटिव में आई थी। एक्सेलरेशन डिक्रीज हो रहा था। अब इसका मतलब ये है अगर एक ऑब्जेक्ट आगे जाना चाह रहा है लेकिन उसकी वेलोसिटी कम हो रही है, डिक्रीज हो रही है, तो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन उस डायरेक्शन की क्या हो जाएगी, अपोजिट हो जाएगी। अब ऑब्जेक्ट यहां फॉरवर्ड जा रहा है लेकिन एक्सेलरेशन डिक्रीज हो रहा है, वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है, तो वेलोसिटी की डायरेक्शन ये नेगेटिव। एक्सेलरेशन की वैल्यू जब नेगेटिव आ रही है तो नेगेटिव ये बताएगा भाई मैं पैदा हो रहा हूं, क्रिएट हो रहा हूं, लेकिन फॉरवर्ड डायरेक्शन में नहीं, अपोनेंट डायरेक्शन। नेगेटिव साइन शोज दी अपोनेंट डायरेक्शन टू दी मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। अब ऑब्जेक्ट कहां जा रहा है, आगे। एक्सेलरेशन की वैल्यू नेगेटिव आई तो नेगेटिव का मतलब एक्सेलरेशन कहां है, उसकी अपोनेंट डायरेक्शन में। तो अब ये दोनों क्या हो जाएंगे, एंटी पैरेलल। अब एंटी पैरेलल कौन से केस पे बने, जब वेलोसिटी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। क्यों, वेलोसिटी के डिक्रीज होने से एक्सेलरेशन की वैल्यू नेगेटिव आती है, और नेगेटिव ये शो करता है भाई दी गई डायरेक्शन के मैं कौन सी डायरेक्शन में, अपोजिट। तो ऑब्जेक्ट आगे जा रहा था तो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन पीछे हो जाएगी, दोनों एक दूसरे के क्या हो जाएंगे जी, एंटी पैरेलल। कब होंगे, जब वेलोसिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज। आगे देखिए, परपेंडिकुलर टू वन अनदर। फॉर एग्जांपल यही एक ऑब्जेक्ट है, ये कार जी मौत के कुएं में फॉर एग्जांपल अगर रोटेट कर रही तो उसकी दीवारें ऐसी होती है ना, देखो ये कौन सी पोजीशन बन रही है, सर्कुलर पोजीशन बन रही है। तो फॉर एग्जांपल अगर एक ऑब्जेक्ट है उसको आप कहां मूव करवा रहे हैं, सर्कल में मूव करवा रहे हैं, तो एक्सेलरेशन टुवर्ड द मेन पॉइंट, सेंट्रल पॉइंट, एंड दिस इज द टेंजेंशियल वेलोसिटी, वेलोसिटी इज आउटवर्ड डायरेक्शन। नाउ द मेकिंग एंगल बिटवीन देम इज इक्वल टू 90 डिग्री। मीन टू से व्हाइल द ऑब्जेक्ट इज मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ, जब एक ऑब्जेक्ट कहां मूव कर रहा हो, सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा हो, देन देयर विल बी वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन बोथ आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, बोथ आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। नाउ वो कहते हैं v is 0 but a is not 0। आपने क्या करना है, v को 0 कर देना है
और ए को जीरो नहीं करना। फॉर एग्जांपल हम क्या करने वाले हैं, हम ये करने वाले हैं कि आपके पास ये कार जी है वो जा रही है, ठीक है, कार जा रही है और सडनली क्या हुआ, ये यहां पर एक स्पीड ब्रेकर आ गया। जब स्पीड ब्रेकर आया तो कार वाले को पता नहीं चला, कार यहां तक पहुंच चुकी थी। जैसे ही कार यहां तक पहुंची तो कार ने क्या की, यकदम कार वाले ने प्रेशर ब्रेक्स अप्लाई कर दी। अब ये जो टायर था रोटेट होता हुआ जा रहा था। अब स्पीड भाई 5 ही है हमारे पास, ज्यादा तो नहीं है। जैसे उसने क्या किया, ब्रेक सप्लाई की। जब वो ब्रेक सप्लाई करेगा तो टायर रुक गया। टायर की जो सिचुएशन है, ये जो टायर है, ये टायर क्या हो गया भाई, स्टॉप हो गया। जब टायर स्टॉप हुआ तो मतलब स्पीड कम है ना भाई, स्पीड कम। स्पीड क्या हो गई, जीरो। मैंने कहा था स्पीड की वजह से ऑब्जेक्ट क्या गेन करता है, वेलोसिटी। तो मतलब अगर स्पीड जीरो तो ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी भी क्या हो जाएगी, जीरो। लेकिन जा रहा था तो मतलब इनिशियली इस पॉइंट पर अगर हम निकालें तो vi 5 मीटर पर सेकंड थी, ठीक है। यकदम उसने प्रेशर ब्रेक सप्लाई कर दी तो मतलब रुक गया। जब रुका तो फाइनल वेलोसिटी उसकी क्या हो गई, जीरो हो गई। हमने क्या निकालना है जी, एक्सेलरेशन निकालना है। हम एक्सेलरेशन को निकालते हैं। फॉर एग्जांपल यहां पर आते हुए उसको जो टाइम लगा 0 पे 0, यहाँ पे जो टाइम लग रहा है जी 2 है, इधर 4 है, इधर 6 है, इधर क्या है जी 8 है और यहाँ क्या है 10 है। चाहे ये कार रुक जाए, टाइम ने तो नहीं रुकना। 12 14 16 ये टाइम वैसे इंक्रीज होता जा रहा है। अब हम क्या निकालने वाले हैं, एक्सेलरेशन vf माइनस vi बटे में क्या हो जाएगा जी tf माइनस का ti। अब ये दो पॉइंट, तो यहां पर ये एक्सेलरेशन का फार्मूला आपके पास a इज इक्वल टू vf माइनस vi ओवर tf माइनस ti है। ये इनिशियल पॉइंट क्या था, 5 मीटर पर सेकंड। फाइनल पॉइंट 0 है और इस पॉइंट पर जो हम टाइम ले रहे हैं वो 10 है आपके पास। इस पॉइंट पर जो टाइम है वो 12 है। वैल्यूज आप लगा दें, 5 माइनस 0 हो जाएगा ना भाई, 0 माइनस 5 होगा क्योंकि इनिशियल तो है। और जो टाइम है वो 12 माइनस 10 हो जाएगा। आपके पास वैल्यू निकलेगी -5 ओवर 2। अब एक्सेलरेशन निकल आया, एक्सेलरेशन निकल आया कुछ ना कुछ। मीन टू से एक्सेलरेशन 0 तो नहीं है, कोशिश कर रहे हैं 0 की तरफ जाने की। माइनस है ना, मतलब डिक्रीज हो रहा है, कोशिश कर रहा है 0 की तरफ जाने की। लेकिन एट दैट स्पॉट, ऑन द स्पॉट वो 0 नहीं, ऑन द स्पॉट वो 0 नहीं था, लेकिन कोशिश कर रहा है। माइनस पता है डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, लेकिन इस पॉइंट पर वो 0 नहीं था। तो मतलब वेलोसिटी को तो हमने इस पॉइंट पे 0 कर दिया, v को 0 कर दिया, लेकिन a की वैल्यू 0 नहीं हुई। वो कोशिश कर रहा है भाई मैं 0 हो जाऊं, लेकिन हुआ नहीं। आगे देखें, अब वो कह रहा है a को 0 कर दें, a is 0 while the v is not 0। वो कह रहा है अब v को आप 0 ना करें और a को 0 कर दें। यूं करते हैं जी, ये कार पहले क्या कर रही थी, इंक्रीज हो रही थी। हाँ जी, हम ये कह रहे थे कि v a 0 but v is not 0। तो अब यूं करते हैं, ये पहले कार अपनी वेलोसिटी को इंक्रीज कर रही थी, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4 कर रही थी। अब हम यूं कर रहे हैं भाई, कार की वेलोसिटी को कांस्टेंट कर देते हैं। कांस्टेंट मीन ये हमने फिक्स कर दिया 20 मीटर पर सेकंड। इसके साथ जा रही है, इधर भी 20, इधर भी 20, 20, 20, 20, लेकिन ये टाइम जो है वो तो भाई इंक्रीज हो रहा है। वेलोसिटी को क्या कर दिया, कांस्टेंट। अब भाई फिक्स है, कार मूव कर रही है। वो यही कह रहा था कि v is not 0, हमारे पे v 0 नहीं। सही हो गया, v तो 0 नहीं है, कि a 0 होना चाहिए। अब निकाल लेते हैं एक्सेलरेशन का फार्मूला। a इज इक्वल टू क्या होगा, vf माइनस vi ओवर tf माइनस ti। अब आप दो पॉइंट के दरमियान निकालो, इधर भी 20 और इधर भी 20, तो भाई 20 माइनस 20, 4 माइनस 2 इज इक्वल टू 0 ओवर 2। क्या बनेगा भाई, 0 बनेगा। अब ये क्या बता रहा है भाई, एक्सेलरेशन 0 आ गया लेकिन v 0 नहीं है, v तो 20 था ना। तो ये क्लियर हो गया क्वेश्चन। चलें अब हम इसके नेक्स्ट पार्ट करते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं। उसमें वो हमें कह रहा है कि मोशन ऑफ द कांस्टेंट वेलोसिटी, एक कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करता हुआ जो ऑब्जेक्ट है, क्या उसके पास एक्सेलरेशन भी कांस्टेंट होगा या नहीं होगा। ठीक है, वो क्या बात कर रहा है कि एक्सप्लेन
मोशन ऑफ द कांस्टेंट वेलोसिटी, एक ऑब्जेक्ट कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, इन सच केस मोशन ऑफ द कांस्टेंट एक्सेलरेशन, क्या उसका एक्सेलरेशन भी कांस्टेंट होगा? इज दिस स्टेटमेंट ट्रू? क्या ये स्टेटमेंट सही है या गलत है? हाँ, ये आप लोगों को अभी बताया, क्या बताया कि अगर यही ऑब्जेक्ट किसके साथ मूव करे भाई, कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ, इधर भी 20 था, इधर भी 20 था, टाइम यहाँ पे 2 था, टाइम यहाँ पे 4 था, टाइम इंडिपेंडेंट है, वो चल रहा है, अब वेलोसिटी को क्या कर दिया? कांस्टेंट। अब ये पॉइंट ले लिया हमने, ये सारे, इधर भी 20, इधर भी 20, यहाँ 20, 20, लेकिन टाइम 4, 6, 8, 10, 12 ये हो रहा है। मैं इन दो पॉइंट के दरमियान एक्सेलरेशन को अगर निकालूं तो वो क्या निकला था? vf माइनस vi ओवर tf माइनस ti, हाँ जी, 20 माइनस 20 ओवर 4 माइनस 2, 0 निकला है। 0/2 क्या निकला? 0। अब इन दो पॉइंट के दरमियान निकालो तो भी क्या निकलेगा? 0। इन दो पॉइंट के दरमियान निकालो तो भी क्या निकलेगा? 0। अब वेलोसिटी को क्या कर दिया? कांस्टेंट। हर जगह एक्सेलरेशन की वैल्यू भी क्या आ रही है? सेम आ रही है। हर जगह एक्सेलरेशन की वैल्यू भी क्या आ रही है? सेम। मतलब ये 0 यहाँ कांस्टेंट, 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 ये इधर भी कांस्टेंट। तो मतलब अगर एक ऑब्जेक्ट कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ जा रहा है तो भाई उसका एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है। पॉइंट क्लियर हो गया जी? चलो जी आगे देखें। 3.8 वो कहते हैं फाइंड द चेंज इन मोमेंटम फॉर एन ऑब्जेक्ट। आपने एक ऑब्जेक्ट का मोमेंटम चेंज कर देना है। अच्छा भाई ठीक है, कैसे? टू गिवन अ फोर्स, उसको फोर्स अप्लाई करनी है, एंड टाइम, टाइम के साथ साथ, एंड स्टेट लॉ ऑफ मोशन इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम, और फिर अपने उस फोर्स को टर्म्स ऑफ मोमेंटम में भी एक्सप्लेन करते हैं। चलें अब जरा देखिएगा, ये आप ऑब्जेक्ट ले लें जिसका मास m है, लगा दी इस पे फोर्स, फोर्स लगाई, ऑब्जेक्ट यहां से डिस्प्लेस होके यहां आ गया। अब यहां से जब चला तो इनिशियल, पहुंचा तो फाइनल, वेलोसिटी में कर दिया चेंज, जब वेलोसिटी में कर दिया चेंज तो प्रोड्यूस हो गया एक्सेलरेशन। प्रोड्यूस क्या हो गया? एक्सेलरेशन। तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन जो फोर्स लगी वो किस चीज के बराबर है? ma के बराबर। इसी के बराबर है भाई, मास है और वेलोसिटी में चेंज आ गया तो क्या पैदा हो गया? एक्सेलरेशन। ठीक है जी, आपने एक फोर्स ही अप्लाई की थी, हम वही फोर्स ले रहे हैं m। एक्सेलरेशन का फार्मूला क्या होता है जी? vf माइनस vi ओवर t, मीन टू से डेल t। तो हम लगा देते हैं यहां पर vf माइनस vi ओवर t हो गया, या डेल t ले लें, चेंज टाइम, चेंज इन टाइम, ऑब्जेक्ट को वेलोसिटी चेंज करते हुए टाइम भी तो लगता है ना भाई। अच्छा अब क्या होगा? f इज इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई कर दें भाई, mvf बन गया, mvi बन गया, ओवर नीचे में क्या आ गया? डेल t। आपने एक फार्मूला पढ़ा हुआ है, मोमेंटम का फार्मूला पढ़ा हुआ है vf। अगर v के साथ f लग रहा है तो मतलब फाइनल मोमेंटम, और अगर v के साथ क्या लग रहा है जी? i लग रहा है, तो कौन सा मोमेंटम होगा? इनिशियल मोमेंटम होगा। तो आप f के बारे में क्या कहेंगे? f इज इक्वल टू mvf की जगह क्या लगा सकते हैं जी? pf। mvi की जगह क्या लगा सकते हैं जी? pi ओवर क्या है? डेल t। हाँ जी, v2 माइनस v1 क्या लेते हैं? डेल v। r2 माइनस r1 क्या लेते हैं जी? डेल r। या आप 2 माइनस 1 की जगह यूं भी कर सकते हैं, vf माइनस vi, rf माइनस ri। तो जब pf माइनस pi की बात आ रही है तो हम यहाँ पर डेल p भी तो ले सकते हैं, ओवर क्या हो जाएगा? डेल t। आपने अपनी फोर्स को एक्सप्लेन करना था इन टर्म्स ऑफ रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम। तो एक्सप्लेन हो गया, तो न्यूटन सेकंड लॉ को, ये न्यूटन सेकंड लॉ ही था, अगली बात करता था ना न्यूटन सेकंड लॉ की, वो न्यूटन सेकंड लॉ ही था, आपने उसको एक्सप्लेन कर दिया। फोर्स आपने अप्लाई की, लेकिन उस जो फोर्स आपने अप्लाई की है, उस अप्लाई करदा फोर्स ने इस ऑब्जेक्ट के मोमेंटम को क्या कर दिया भाई? चेंज कर दिया। तो ये बता रहा है डेल p ओवर डेल t, मोमेंटम को क्या कर दिया भाई? हमने चेंज कर दिया। और उसने कहा था विद रिस्पेक्ट टू टाइम, हमने भी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। आगे देखें, अब आगे क्या है? वो कहता है क्वेश्चन नंबर 9 में डिफाइन करना है आपने इंपल्स को। ये वाला जो क्वेश्चन था ये क्वेश्चन नंबर 3.8 था, और अब हम करने वाले हैं 9। ये यहां पे कर देते हैं क्वेश्चन नंबर 9। वो कहते हैं इंपल्स को डिफाइन करना है, ठीक है जी, एंड शो दैट हाउ इट इज रिलेटेड टू लीनियर मोमेंटम। आपने ये भी रिलेट करना है कि वो लीनियर मोमेंटम से कैसे है। अच्छा जी, अब इंपल्स के बारे में तो आप जानते हैं भाई, इंपल्स क्या होती है? इसमें एक ऑब्जेक्ट पर, यही ले लेते हैं, यही बात लीजिएगा,
इस ऑब्जेक्ट पे ये जो किक लगाई है ये लार्ज फोर्स है, लार्ज फोर्स है, लेकिन ये लार्ज फोर्स इसको लगी कितनी देर के लिए? वेरी वेरी शॉर्ट इंटरवल की। तो मतलब इस ऑब्जेक्ट के ऊपर जो फोर्स लग रही है वो बहुत बड़ी फोर्स लग रही है, लेकिन कितने टाइम के लिए लग रही है जी? वेरी शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम के लिए लग रही है। तो ऑब्जेक्ट का इस तरह का प्रोडक्ट आप क्या कहते हैं? व्हेन अ फोर्स इज अप्लाइड टू एन ऑब्जेक्ट फॉर अ वेरी शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम नॉन एज क्या कहलाता है जी? इंपल्स कहलाता है। बात तो बन गई, डेफिनेशन तो बन गई, लेकिन अब इसका प्रूफ देखें। आपने फोर्स लगाई थी, यही प्रूफ लेते हैं, ये याद है आप ले आए। उसका क्वेश्चन था कि हाउ इंपल्स चेंज द मोमेंटम, कि वो ऑब्जेक्ट के मोमेंटम को कैसे चेंज करता है। जरा देखिएगा, आपके पास F इज इक्वल टू वही फोर्स लगाई हुई अकॉर्डिंग टू ma, a की वैल्यू लगा दी, ये फार्मूला बन गया। अब इस फार्मूले में हम कर रहे हैं भाई इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये क्या बनेगा? F क्रॉस del t बनेगा, और क्या बनेगा? mvf माइनस का बनेगा mvi बन गया जी। हाँ जी, F क्रॉस t आपने अभी कहा द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम, शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम। तो इसका जो प्रोडक्ट होता है F क्रॉस t का, इसको आप क्या कहते हैं जी? इंपल्स कहते हैं। अभी बोला ना, इंपल्स क्या होता है? फोर्स अप्लाइड टू एन ऑब्जेक्ट फॉर अ वेरी शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम, इट इज नोन एज इंपल्स। तो इंपल्स मीन टू से F क्रॉस del t, मीन टू से ये जो F क्रॉस del t है प्रोड्यूस कर रहा है आपके पास इंपल्स। del I इज इक्वल टू, ये क्या होता है जी? pf, और ये क्या होता है जी? pi। नाउ del I यू कैन से दैट del p, कह सकते हैं ना, ये बन गया जी del p। अब उसने कहा था कि आपने रिलेट करना इनर्शिया को, कि वो del p के साथ कैसे रिलेट करता है, तो आपने कर दिया ना। इनर्शिया ऑब्जेक्ट के मोमेंटम को ही क्या कर देता है? चेंज कर देता है। इनर्शिया ऑब्जेक्ट के मोमेंटम को क्या कर देता है जी? चेंज कर देता है। एक्सप्लेन करना है जी, हमने डिफरेंस एक्सप्लेन करना है। किस किस चीज में डिफरेंस एक्सप्लेन करना है? हमने इलास्टिक एंड इनइलास्टिक कुलैयन में, और आप लोग अच्छे से जानते हैं इलास्टिक कुलैयन और इनइलास्टिक कुलैयन क्या होती है। चलें जी, इलास्टिक एंड इनइलास्टिक कुलैयन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 3.9। एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन इलास्टिक एंड इनइलास्टिक कुलैयन। इलास्टिक क्या है आपके पास? इलास्टिसिटी भी कह सकते हैं आप। इलास्टिक कुलैयन और कौन सा है? इनइलास्टिक कुलैयन। हमने डिफरेंस एक्सप्लेन करना है इलास्टिक एंड इनइलास्टिक कुलैयन। एक्सप्लेन हाउ बाउंसिंग बॉल बिहेव इन ईच, and explain why under certain conditions the law is useful even though the system is not completely isolated। कहते अगर सिस्टम आइसोलेटेड ना हो तो फिर ये यूजफुल कैसे होगा, ये भी आपने बताना है भाई। इलास्टिक कुलैयन वो कुलैयन होती है जिसमें आप लोग क्या कहते हो कि काइनेटिक एनर्जी का लॉस ना हो, यूं लिख सकते हैं no loss of kinetic energy, mean to say totally kinetic energy is conserved। and you can say इस सिचुएशन में जो मोमेंटम ऑफ द ऑब्जेक्ट होता है, मोमेंटम शुड बी कांस्टेंट होना चाहिए। then these are the some specific situations there will be no loss of kinetic energy, there will be kinetic energy should be conserved होनी चाहिए, and the momentum whole of the object should be क्या होना चाहिए भाई? कांस्टेंट होना चाहिए। इसको आप कहते हैं इलास्टिक। और अगर लॉस हो जाए जी काइनेटिक एनर्जी का, लॉस हो जाए, लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी, या नॉट कंजर्व हो काइनेटिक एनर्जी, और जो मोमेंटम है वो कांस्टेंट ना हो, मोमेंटम डोंट बी कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट ना हो, तो इस सिचुएशन को आप क्या कहते हैं? इनइलास्टिक। बाउंसिंग बॉल की वो बात कर रहा था। बाउंसिंग बॉल में क्या होता है? फॉर एग्जांपल ये आपके पास मार्बल फ्लोर है और यहां से आपने गेंद को फेंका, ये यहां, ये कोलाइड करने के बाद इसकी कोशिश होती है मैं वही वाला पॉइंट अचीव कर लूं, ठीक हो गया। तो जब वो उसी पॉइंट पर अ लिटिल बिट या नियरर टू दैट पॉइंट पहुंच जाती है, हम कहते हैं भाई
काइनेटिक एनर्जी वैसे की वैसे है, इसने अपनी एनर्जी का लॉस नहीं किया, इसने अपनी एनर्जी का लॉस नहीं किया। और यहां पर अगर आप क्या करें, यहां पर भाई आप सैंडी फ्लोर ले लें, सैंडी फ्लोर के ऊपर बॉल को फेंकेंगे भाई, वो तो वहीं चिपक जाएगी। तो जब चिपक जाएगी तो सारी एनर्जी का क्या हो गया भाई, लॉस हो गया, उसने सारी एनर्जी सैंड को ट्रांसफर कर दी। अब सैंड तो उसे देने से रही कि वो वापस आ जाए, ऐसा तो होने वाला नहीं है ना। तो इसने अपनी एनर्जी का लॉस कर दिया, सारी उसको दे दी, और यहां पर कोई लॉस ना हुआ, टकराने के बाद वापसी लेके आ रही। पॉइंट क्लियर हो गया ना। तो जहां पर लॉस नहीं हो रहा तो इलास्टिक, जहां पे लॉस हो गया वो कौन सी है, इनइलास्टिक। अब ये भी बात कर रहा था कि इसके लिए सिस्टम का आइसोलेटेड होना क्यों जरूरी है, अगर ना हो तो फिर क्या करें। देखें आपको पता है जो सिस्टम आइसोलेटेड होता है, फॉर एग्जांपल हमने कहा था कि गैस के मॉलिक्यूल जो हैं हर एक का मास सेम और हर एक वेलोसिटी से मूव कर रहा होता है, इस तरह ये जो गैस का मॉलिक्यूल होता है ना, ये इसी तरह, अगर ये गैस का मॉलिक्यूल है ये ऐसे जाएगा, यूं नहीं है ये ऐसे घूमता हुआ जा रहा है, ठीक है। रैंडमली यूं कहते हैं भाई एक इधर जा रहा है एक इधर आ रहा है, लेकिन आ ऐसे रहा है, आप समझ रहे हैं ना बात को। यूं नहीं है कि वो छलांगे मारता हुआ जा रहा है, ठीक है, ऊपर नीचे होके जा रहा है, उसकी मोशन ऐसे नहीं होती, नॉन रोटेटिंग होता है। जो सिस्टम आइसोलेटेड होता है वो नॉन रोटेटिंग होता है, मतलब उसने इस तरह की तो मोशन करनी ही नहीं है, लीनियर मोशन, ये इस तरह आराम आराम से जाएगा, स्टेडी। पॉइंट क्लियर हो गया। हाँ जी, अब एक और बात, आइसोलेटेड सिस्टम पे हमने कहा था नो एक्सटर्नल फोर्स, यहां पर आपने कोई एक्सटर्नल फोर्स बाहर से नहीं लगाने वाली कि उसको मूव करवाने के लिए, ठीक है। तो वो खुद से मूव कर रहे हैं गैस के मॉलिक्यूल, उनके पास अपनी एनर्जी। तो वो कह रहा है अगर आपके पास आइसोलेटेड सिस्टम ना हो और आपने इस तरह का काम करना तो फिर क्या करना पड़ेगा भाई, एक ऑब्जेक्ट को, ये वाला ऑब्जेक्ट पकड़ लें आप, ये बाहर, इस ऑब्जेक्ट को इतनी फोर्स दो, इतनी फोर्स से मुराद ये नहीं है कि बहुत ज्यादा फोर्स ना, इतनी फोर्स दो भाई ये इस वाले ऑब्जेक्ट को इंटरेक्ट करने लग जाए। बात समझे? A little bit, very very little bit, mean to say हम जस्ट इसको मूव करवा सके, समझ रहे? अगर एक ऑब्जेक्ट पड़ा तो मतलब हल्का सा उसे टच कर दो और वो मूव करने लग जाए, फोर्स देनी नहीं है भाई, बस इतनी फोर्स दे रहे हैं कि वो बॉडी क्लोज हो जाए सेकंड के और उसको इंटरेक्ट करने लग जाए। पॉइंट क्लियर हो गया। अगर सिस्टम आइसोलेटेड नहीं है तो फिर ऐसा करना पड़ता है, वरना अगर सिस्टम आइसोलेटेड है तो उसमें आपको बताया उस पार्टिकल के पास अपनी एनर्जी है और वो खुद मूव करता हुआ आराम आराम से जाएगा। पॉइंट क्लियर हो गया। चलेंगे अब हम कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10। वो कहता है स्टेट द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम एंड पॉइंटिंग आउट द इंपॉर्टेंस ऑफ आइसोलेटेड सिस्टम अंडर व्हाट कंडीशन इट इज सुटेबल फॉर दिस। ठीक है, अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, बात वही है जो हम पहले कर चुके हैं। आइसोलेटेड सिस्टम को इस क्वेश्चन में सिमिलरली वैसे एक्सप्लेन करना है जैसे अभी हमने बताया। आइसोलेटेड सिस्टम में क्या होता है, पार्टिकल के पास अपनी एनर्जी होती है और वो खुद जा रहा होता है। अगर उसके पास एनर्जी नहीं है तो भाई बहुत ही शॉर्ट फोर्स आपने उसको क्या करना है, थोड़ा सा देना ताकि वो सेकंड बॉडी को क्या कर सके, इंटरेक्ट कर सके। और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या होता है कि टोटल मोमेंटम किसका, ऑफ एन आइसोलेटेड, अब ये आइसोलेटेड ऑब्जेक्ट था ना, इसका टोटल मोमेंटम ऑफ एन आइसोलेटेड ऑब्जेक्ट का वो क्या होता है जी, सारा कांस्टेंट। टोटल मोमेंटम ऑफ एन आइसोलेटेड ऑब्जेक्ट का क्या हो गया भाई, कांस्टेंट हो गया। इसको आप क्या कहते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। क्लियर हो गया। अगली बात, ये जो अगला क्वेश्चन है प्रोजेक्टाइल मोशन वाला, ये हमारे लेक्चर में कंप्लीटली एक्सप्लेन किया हुआ है। ठीक है, तो इसको छोड़ देते हैं, वीडियोस आपके पास हैं। एट व्हाट पॉइंट आर पॉइंट्स इन पाथ डज अ प्रोजेक्टाइल हैव इट्स मिनिमम स्पीड एंड इट्स मैक्सिमम स्पीड। अब जरा देखिएगा, वो उसने दो बातें की, एक बात की पॉइंट की और अगली बात की पॉइंट्स की। इससे भी आपका आंसर टोटली आपको पता लग जाएगा पॉइंट और पॉइंट्स में फर्क क्या है। तो क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 3.13 में वो कह रहा है एट व्हाट पॉइंट, और पॉइंट के सामने बात कर रहा है मिनिमम स्पीड, फिर बात कर रहा है आर पॉइंट्स के सामने बात करता है मैक्सिमम स्पीड। तो मतलब मैक्सिमम स्पीड पॉइंट्स पर है,
एक नहीं होगा, कम से कम कितने पॉइंट होंगे? 2। और मिनिमम के लिए वर्ड यूज कर रहा था किसका? पॉइंट का। तो मतलब मिनिमम के लिए कितना पॉइंट होगा भाई? एक ही पॉइंट होगा। जब आप मोशन को देखते हैं, और मोशन कौन से वाली हो? ये प्रोजेक्टाइल, सही हो गया। तो एट द मैक्सिमम हाइट पर, इस हाइट पर ऑब्जेक्ट की जो फाइनल वेलोसिटी होती है, आप लोग क्या लेते हो? अप्रोक्सीमेट इक्वल टू 0। मैंने कहा था न्यूमेरिकल के अंदर लेना है, अदरवाइज ये वेलोसिटी क्या है यहाँ पर? मिनिमम है। क्या है भाई? मिनिमम है। तो यू कैन से दैट एट द मैक्सिमम हाइट द वेलोसिटी ऑफ द प्रोजेक्टाइल विल बी मिनिमम। अब यहां से ऑब्जेक्ट मूव हो रहा है, तो यहां से जा रहा है, तो मतलब इस पॉइंट पर वेलोसिटी मैक्सिमम, एक पॉइंट हो गया। दूसरा, मूव करता हुआ ये यहां पर पहुंचा, देखें यहां से ऊपर जा रहा है, वेलोसिटी डिक्रीज कर रहा है, लेकिन नीचे आते हुए वेलोसिटी ऑब्जेक्ट की क्या होती है? इंक्रीज होती है। तो मतलब फ्रॉम बिफोर अ पॉइंट टू बी प्रोजेक्टेड टू द ग्राउंड स्टेट, ग्राउंड से टकराने से पहले का जो उसका पॉइंट होगा, ग्राउंड से टकराने, बिफोर स्ट्राइकिंग टू द सरफेस ऑफ द ग्राउंड, सरफेस ऑफ द ग्राउंड से टकराने से पहले इस पॉइंट पर भी इसकी जो वेलोसिटी होगी वो मेरा बेटा क्या होगी? मैक्सिमम होगी। ऊपर जा रहा था, डिक्रीज कर दी भाई, मैक्सिमम हाइट पे मिनिमम कर दी, लेकिन नीचे आते हुए इंक्रीज कर रहा है, तो यहां पर और यहां पर, ठीक हो गया। इन दोनों पॉइंट्स पर वेलोसिटी क्या होगी? मैक्सिमम इनिशियली पॉइंट पर, and before striking to the surface of the ground the velocity will be maximum, but at the maximum height the velocity will be minimum। ठीक हो गया। आगे देखें, वो कह रहा है explain each of the following questions में से आपने राइट आंसर को टिक करना है। one of which correct answer, identify what is meant by ballistic trajectory। इसके लिए पहली स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है, the path followed by an unpowered and unguided missile is called ballistic trajectory कहलाता है। ये क्वेश्चन नंबर जो आपके पास 3.14 है, तो इसका जो फर्स्ट वाला है, फर्स्ट वाले का आंसर बन रहा है ए, और जो सेकंड वाला है उसमें हमें कहते हैं कि व्हाट हैपेंस व्हेन अ सिस्टम ऑफ टू बॉडीज अंडरगोज एन इलास्टिक कोलिजन। एक इलास्टिक कोलिजन में जाएं, मोमेंटम ऑफ द सिस्टम चेंज, गलत है, द मोमेंटम ऑफ द सिस्टम डज नॉट चेंज। हां जी, ये सही है। तो मतलब सेकंड में आपके पास जो ऑप्शन राइट है वो कौन से वाला है? बी। फर्स्ट वाले में A. I hope these questions will be clear to all of you.